राधे राधे, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे दृष्टि द विजन का जो साइंस का क्वेश्चन है, जो कि एमसीक्यू के रूप में दिया है, जो कि किसी भी बीपीएससी यूपीएससी सभी के लिए साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसके लिए जो है हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 का। और क्लास 6 का हम लोग जो है 5-6 चैप्टर हम लोग कर रखे थे। ठीक है, और उसके आगे हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7 से। ठीक है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 से हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे व्याख्या सहित। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि लिखा है पौधे को जानिए, क्लास 7 का जो है 7 चैप्टर जो है पौधे को जानिए। इसमें लिखा है कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित कौन से सम्मिलित नहीं है, यानी कि पुष्प का जो भाग होता है, पुष्प जो होते हैं उसमें कौन कौन से भाग होते हैं और कौन उसमें से नहीं होता है। तो देखिए, पुष्प के भाग में कौन नहीं होता ये आपसे पूछा है, तो बाह्य दल भी होता है। फूल के पूछा है पुष्प का, तो बाह्य दल होता है, पंखुड़ी होता है, स्त्री केसर, पुंकेसर होता है। मूलांकर जो होता है ना, ये जड़ का हिस्सा है। ठीक है, और वहीं आपसे पूछा है नहीं है, तो इसका सही आंसर जो होगा केवल 5 होगा, यानी कि मूलांकर जो है जड़ में होता है, ये फूल का पार्ट नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बात समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर ये पुष्प के भाग होते हैं। परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग हैं, जबकि वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, बीजांड ये सभी क्या हैं, स्त्री केसर के भाग हैं। स्त्री केसर के कौन कौन से भाग हैं, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, अंडाशय है, बीजांड है, ये सब स्त्री केसर के भाग हैं। जबकि परागकोश जो है ना, परागकोश याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परागकोश जो है ये आपका पुंकेसर का भाग होता है। ठीक है, और वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय ये सभी और बीजांड ये स्त्री केसर के क्या होते हैं, भाग होते हैं। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं, जब बीज होता है। और जो भाग उसके जो जड़ से निकलता है उसे मूलांकर कहते हैं। मूलांकर जो है बीज से संबंधित है। मूलांकर किससे संबंधित है, बीज से। ये फूल से संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आगे है कि पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है सही नहीं है पत्तियों के संदर्भ में। तो पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है। बिल्कुल सही है। पत्ती में जो सिराएं होता है वो जो है उसको सिरा विन्यास कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं। जो पत्तियों में सिरा विन्यास होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है, एक समानांतर सिरा विन्यास होता है। ये आपको पता होना चाहिए। पत्तियों में जो सिराएं होती हैं वो उसको सिरा विन्यास कहते हैं। और सिरा विन्यास 2 प्रकार के होते हैं, एक जालिका रूपी सिरा विन्यास और दूसरा होता है समानांतर सिरा विन्यास। पत्तियों में पर्णवृत्त और फलक होते हैं, ये भी सही है, पत्ती में पाया जाता है। पत्तियां जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मंड संश्लेषित करती हैं, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट मंड जो प्राप्त करती हैं पत्तियां, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्राप्त करती हैं या संश्लेषित करती हैं। तो ऑप्शन ए बी सी सब सही है। आगे है कि पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती हैं, ये नहीं है। ये जो है ना ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। बाकी ए बी सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी सी सही है परंतु डी गलत है, क्योंकि पत्तियां वायुमंडल में जलवाष्प ग्रहण नहीं करती, बल्कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जलवाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती हैं। यानी कि जो जलवाष्प ये ग्रहण नहीं करती हैं पत्तियां, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बड़ी मात्रा में जो पत्तियों से जो उत्सर्जन होता है, तो उस जलवाष्प को वायुमंडल में वो निष्कासित करती हैं, वायुमंडल में पहुंचाती हैं, न कि वायुमंडल से ग्रहण करती हैं। तो ये ग्रहण नहीं करती, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो सही आंसर आपका डी ही होगा, क्योंकि पूछा है कौन सही नहीं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि तने जो हैं दो तरफा कार्य मार्ग का कार्य करते हैं। कह रहा है, ध्यान से देखिए कि तना जो है 2 तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि तना का क्या कार्य हो सकता है, इसके बारे में बताना है। तो याद रखिएगा, तना जो है जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों अथवा पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। तना के माध्यम से ही नीचे से जो जड़ है, जड़ से जल और खनिज लवण जो है पतली नालिका के माध्यम से पत्तियों तक और पौधे के अन्य भाग में पहुंचता है। वो किसके माध्यम से पहुंचता है, तना के माध्यम से। ये तना का मुख्य कार्य से बिल्कुल सही है। पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है, ये भी बात सही है। ये 2 भी सही है कि पत्ती जो है, पत्तियों द्वारा जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, वो तना से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। ठीक है, तना से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में इकट्ठा होता है। तो इस तरीके से तना का ये दोनों कार्य बिल्कुल ही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, 1 और 2 दोनों होगा। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे देखिए कुछ व्याख्या दिया है, उसको कर सकते हैं हम लोग कि तना दोनों कार्य संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तना जो है अनेक प्रकार के होते हैं, ये कठोर भी होता है, मुलायम भी होता है, कमजोर भी हो सकता है। वृक्षों के तने कठोर होते हैं, जो वृक्ष होता है उसका तना कठोर होता है। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं होते, जो बहुत वृक्ष देखे होंगे उसका तना कठोर होता है तो वो सीधा एकदम खड़ा होता है, लेकिन जिसका तना कमज़ोर होता है, कमज़ोर तने वाले जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, सीधे खड़े नहीं होते हैं, वो ऐसे ढल जाते हैं, ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं, जबकि कुछ पौधे आरोही कहलाते हैं। ठीक है, अब जो विसर्पी लता हैं जिसे देखेंगे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका तना जो है बहुत ही मुलायम होता है, तो ये ज़मीन पे फैल जाते हैं और उसको विसर्पी लता कहते हैं। वो एक लता हो गया, वो तना है लेकिन उसको विसर्पी लता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जबकि कुछ पौधे जो हैं आरोही कहलाते हैं, जो मतलब एकदम कठोर होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, वैसे पौधे को कहते हैं। आगे है कि जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जड़ के बारे में दिया है। देखिए जड़ें जो हैं मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि कौन सा कथन, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो जड़ें जो है मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है, ये बात बिल्कुल सही है, तथा पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। अच्छे, पौधे को जो है मिट्टी में दृढ़ता से कहने का मतलब एकदम पकड़ के रखी रहती है, उसको जो है जड़ को एकदम पकड़ के रखती है, दृढ़ता से जमाए रखती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों द्वारा पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, जबकि समानांतर विन्यास युक्त पत्तियों द्वारा पौधों की जड़ें मूसलाजड़ होती हैं। तो यहाँ पे जो बोला है ना ये गलत बोल दिया है। यहाँ पे देखिए जो जालिका रूपी होता है ना, देखिए यहाँ पे बोला है कि जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, ये गलत है। जो जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है इसकी जो जड़ें होती हैं वो मूसलाजड़ कहलाते हैं। याद रखिएगा, क्या जानना है आपको कि जो जालिका रूपी सिरा विन्यास है, जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त जो पत्तियां हैं उसकी जड़ें मूसला जड़ कहलाती है, जबकि समानांतर सिरा विन्यास युक्त वाली जड़ें जो हैं ये जो हैं रेशेदार होती हैं। इस बात को याद रखना है। समानांतर सिरा विन्यास कैसा होगा, रेशेदार जड़, समानांतर सिरा विन्यास रेशेदार जड़, और जालिका रूपी सिरा विन्यास मूसला जड़, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है ना ये गलत लिखा है, तो आपसे पूछा है कि कौन सही है, तो केवल एक सही है, तो ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो क्या जाने कि जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त जो पत्तियां होती हैं, जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त जो पत्तियां होती हैं वो मूसला जड़ होती हैं, उसकी जो जड़ें होती हैं उसको मूसला जड़ कहते हैं, जबकि समानांतर सिरा विन्यास युक्त जो पत्तियां होती हैं उसकी जड़ें जो होती हैं उसकी जड़ों को रेशेदार जड़ कहते हैं। बात समझ में आ गया ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है, कौन सा एक जड़ नहीं है। तो देखिए गाजर जड़ होता है, मूली भी होता है, शलजम, आलू जो है ना ये तना होता है, याद रखिएगा आलू तना होता है, जबकि गाजर मूली शलजम शकरकंद टोपियों का जड़ें होती हैं। जिसका भी मतलब याद रखिएगा सलाद बनता है, जिसका भी सलाद बनेगा वो सब जड़ है, जिस चीज़ का सलाद बन जाएगा वो सब जड़ है। जैसे गाजर का भी बनता है, मूली भी सलाद में आता है, शलजम भी आता है, शकरकंद भी आता है, ये सब जो है ना ये जड़ होता है, जिसका सलाद बनता है वो जड़ होता है, सिंपल, यानी कि इसको हम खाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आलू जो है तना है, इस बात को याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर कौन जड़ नहीं है, तो आलू जड़ नहीं है, आलू तना है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है, तो क्लोरोफिल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, ये सब दिया है, तो इसमें से कौन सा जो है एकदम आवश्यक, नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए इसमें क्या है, तो जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं। ऑक्सीजन तो प्रकाश संश्लेषण के उप उत्पाद है, माने जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है, इसका उत्पाद होता है। तो यहाँ पे जो है इसका प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन जरूरी है, तो याद रखिए क्लोरोफिल यानी 1, कार्बन डाइऑक्साइड यानी 2, जल यानी 4, प्रकाश यानी 5, 1 2 4 5, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो उप उत्पाद होता है, प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है, ये बनता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, ये बनता है, इसीलिए ये नहीं होगा। ठीक है,
यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि पत्तियाँ जो हैं प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। ठीक है, प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है, यानी कि पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित। ऑक्सीजन का यहाँ पे निष्कासन होता है, वो ऑक्सीजन मतलब वो ग्रहण नहीं करता है, तो इसीलिए ये गलत है, यानी कि ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी जो हैं आएंगे। अब आ गया कि शरीर में गति क्या है, यही 8 नंबर है। देखिए लिखा है शरीर में गति, शरीर में गति 8 नंबर चैप्टर। करें कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो अब जो दिया है ध्रुव संधि, ध्रुव संधि पायोवटल, तो याद रखिएगा। और दूसरा है अचल संधि, तीसरा है कंदुक कलिका संधि, चौथा है हिंज संधि। कह रहा है कि पहला दिया है कि सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाला संधि, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि, एक दिशा में गति करने वाली संधि और गति न करने वाली संधि। तो देखिए कौन कौन से इसमें होते हैं, इसको जरा सा गौर से समझिएगा। करें कि सबसे पहले ध्रुव संधि, ध्रुव संधि जो होता है ना, ये जो है हमारे गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होती है। ध्रुव संधि कौन सा, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होता है, यानी कि ए का 2 बन रहा है, तो इसका आंसर तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो डी हो सकता है। अब देखिए अचल संधि, अचल संधि जो होता है, ये अचल माने अचल फिक्स्ड ज्वाइंट है, तो लिख ले फिक्स ज्वाइंट माने ये गति होती नहीं करता है, तो अचल संधि जो है ना गति न करने वाली संधि होता है, यानी कि बी का 4 होगा, ये भी सही है। उसके बाद है कंदुक खलिका संधि, कंदुक खलिका संधि माने ये जो कंदुक खलिका जो होता है ये कंधे की गति होता है। ठीक है, तो ये जो है आप इसको सभी दिशाओं में आप घुमा सकते हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, सॉकेट जहाँ पे होता है समझ लीजिए, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, सॉकेट जहाँ होता है वहाँ पे चारों तरफ वो क्या होता है, सॉकेट के माध्यम से घूम सकता है, तो इसीलिए ये सभी दिशाओं में गति करने वाली संधि होता है एक। और तीसरा हिंज संधि डी है, तो ये हिंज संधि जो होता है एक दिशा में गति करने वाली संधि होती है, यानी कि एक दिशा में गति करने वाले संधि को हिंज संधि कहते हैं। कंदुक खलिका संधि सभी दिशाओं में गति करने वाली होती है। और अचल संधि मतलब फिक्स होता है, गति न करने वाली संधि होता है। दूसरा होता है ध्रुव संधि, ध्रुव संधि जो होता है, ध्रुव संधि जो होता है ये जो है गर्दन और सिर को जोड़ने वाली क्या होती है, संधि होती है, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होती है। चलिए समझ गए। अब आगे चलते हैं हम लोग, इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। यहाँ पे देखिए उस सब का व्याख्या यहाँ पे किया हुआ है। सबका व्याख्या किया हुआ है कि अस्थि तथा उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। कंकाल शरीर को आकृति देता है, ये चलने में सहायक और आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पछलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे और श्रोणी मेखला तथा हाथ पांव की अस्थियों से बनता है। मानव कंकाल में विभिन्न संधियाँ होती हैं, तो विभिन्न संधियों में आपको ये 4 संधियाँ होता है। सबसे पहले आपका ध्रुव संधि होता है, ध्रुव संधि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि कौन सी होती है, ध्रुव संधि। दूसरा होता है अचल संधि, अचल संधि अस्थियों के बीच कुछ ऐसी संधियाँ होती हैं जो गति नहीं कर सकती, हिल भी नहीं सकता है, उसे अचल संधि कहते हैं। जैसे हमारा जबड़ा और कपाल के मध्य जो होता है ना, जबड़ा और कपाल के मध्य, ये जो है अचल संधि की क्या है, उदाहरण है। उसके बाद एक कंदुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट, कंधे और कूल्हे की संधिया को हम लोग कंदुक खलिका संधि कहते हैं। जहाँ पे कंधा है ये हमारा शोल्डर, उसकी जो है संधि को, वहाँ पे जो संधि बना है उसको कंदुक खलिका संधि कहते हैं। हिंद संधि जो होता है कोहनी और घुटने की संधियों में होती है। ये एक ही, जैसे आप कोहनी और घुटने की संधि की एक ही दिशा में, इसको आप दूसरी दिशा में नहीं हिला सकते हैं, गति नहीं दे सकते हैं, तो केवल एक दिशा में ये गति प्रदान करती है हिंद संधि। ठीक है, कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियाँ जितने कठोर होती हैं, जिन्हें मोड़ा जा सकते हैं, उन्हें उपास्थि कहते हैं। उपास्थि जो है इनकी हड्डियाँ जितने कठोर नहीं होते हैं, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, माने इतना कठोर नहीं होता है जो उपास्थि होता है, उसकी उपास्थि में जो हड्डियाँ होती हैं वो उतना कठोर नहीं होता है जितना कि हम उसको मोड़ा जा सकता है। उदाहरण तक कान की अस्थि, कान की अस्थि जो है ना उसको उपास्थि बोलते हैं। और शरीर के संधियों में भी उपास्थि पाई जाती हैं। आगे देखिए, आगे बोला है कि मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब मानव शरीर के पेशियों के संदर्भ में बताना है। संकुचन की अवस्था में पेशी मोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। बात सही है। जब भी पेशी माने वहीं के जो मांस को बोल रहा है, पेशियों, तो मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ये पहले देख लीजिए कौन सा कथन सही है। तो देखिए, जब भी संकुचन की अवस्था होगी ना, माने ये पेशी जब संकुचित होंगे, एक जगह इकट्ठा होंगे, तो ये
पेशी छोटी हो जाएगी, पहले लंबा होगा, सिकुड़ेगा तो ये छोटी हो जाएगी, कठोर भी हो जाएगी। जहाँ पे ये सिकुड़ के और ये होगा छोटा होगा तो वो कठोर हो जाएगा, और वहाँ पे जो मांस हो जाए वो मोटा हो जाता है। और यह अस्थि को क्या करता है, हड्डियों को खींचता है, संकुचन की अवस्था में यह हड्डी को खींचता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। पेशियों के जोड़ों को एक साथ सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती हैं, नहीं। जब भी कह रहा है कि पेशियों के जोड़े के पेशी जो हैं, अगर उसके जोड़ों को एक साथ सिकुड़ाइएगा फैलिएगा तो अस्थियां गति करेगी, हड्डी थोड़ी गति करेगा, हड्डी तो फिक्स होता है, तो ये गति नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। इसका सही आंसर ए होगा, केवल और केवल एक। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे बोला है कि केंचुओं की शरीर संरचना और उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है। केंचुओं की शरीर संरचना और उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। केंचुओं का जो मेरुदंड होता है लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं, ये बात बोला है। दूसरा है कि केंचुओं में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होता है। आगे देखिए, आगे है कि शरीर की अधः स्तर पर शुक बाल जैसी आकृति केंचुओं को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है। शरीर की अधः स्तर पर शुक यानी कि बाल जैसी आकृति केंचुओं को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होते हैं। और चौथा है केंचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि केंचुओं को जो है केंचुओं के बारे में कौन कौन से सही है, तो ये तो बात ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जा रहा है। ठीक है, कि केंचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं, क्योंकि इन्हें किसान का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है, इसलिए ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही है। आपसे पूछा है कौन सही नहीं है। दूसरा है कि शरीर की अधः स्तर पर शुक बाल जैसी आकृति केंचुओं को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। जो केंचुआ होता है उसके शरीर के अधः स्तर माने नीचे की तरफ जो होता है शुक छोटे छोटे बाल जैसी आकृति होती है, आकृति होती है एकदम छोटे छोटे बाल जैसा, जिससे क्या करता है कि जब भी वो आगे बढ़ता है तो ये मिट्टी को पकड़े रहता है। ये जो स्थिति है, आकृति है, वो मिट्टी को पकड़े रहता है, पकड़ के वो क्या करता है आगे की तरफ बढ़ता है। तो मिट्टी भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होता है शुक। शुक जो है ये एक बाल जैसी आकृति है। ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, सही है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे इसमें देखिए और दिया था कि केंचुओं की गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण और संकुचन से होता है। देखे होंगे आप केंचुआ को, पहले एक खाली लंबा यहाँ से यहाँ तक चलेगा, फिर क्या करेगा अपने शरीर को सिकुड़ेगा, फिर लंबा खींचेगा, फिर सिकुड़ेगा, लंबा खींचेगा। तो वही कह रहा है कि उस केंचुआ जो है उसका विस्तारण होता है और फिर संकुचन भी होता है, फिर अपने शरीर को संकुचित कर लेगा, फिर खींचेगा, फिर संकुचित कर लेगा, ऐसा ही वो गति करता है। तो इसका मतलब ये भी सही है, तो सब सही है। और ऑप्शन ए है केंचुओं पर मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण व असंख्य होती है, ये गलत है। मेरुदंड नहीं होता है, उसका मेरुदंड लंबा नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बाद बाकी सारा ऑप्शन आपको हम समझाइए दिए हैं कि कौन सा क्या क्या इसमें है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे चलते हैं हम लोग। केंचुओं के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यानी केंचुआ के श्वसन के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है। तो केंचुआ नासिका ग्रंथियों द्वारा श्वसन, नहीं, ये गलत है। केंचुआ मुख द्वारा श्वसन, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, नहीं। केंचुआ त्वचा द्वारा श्वसन लेता है, बिल्कुल सही है। केंचुआ जो श्वसन लेता है, श्वसन करता है, वो त्वचा द्वारा श्वसन करता है, इस बात को ध्यान रखिए। केंचुआ जो है त्वचा द्वारा श्वसन करता है, ये बिल्कुल ही क्या है, सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, बताना है कौन से सही है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछा है, सही है, सही नहीं है, क्या पूछा है, इस चीज़ को देख लीजिए। अब बोला है कि घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, ठीक है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। ठीक है, घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करता है, ये भी ठीक है। यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है। अब इसमें बोला है कि कौन सा सही है, तो देखिए ये तो बात बिल्कुल सही है कि घोंघे का जो कवच होता है ऊपरी बाह्य, उसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है, कठोर पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये बिल्कुल सही बात है। घोंघे के पेशीय पाद चलने में सहायक होता है। देखिए उस जो घोंघा होता है, आप उसके देखे होंगे नीचे जब चलता है तो उसके पेशीय माने
मांसल जो होता है उसके पाद माने पैर होते हैं, और उसी की सहायता से ये घोंघा चलने में मदद पाते हैं और उसी की सहायता से ये चलते हैं, तो ये भी सही है। यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है। घोंघे के वजन से और कवच से कोई मतलब नहीं है, उसको संतुलित नहीं करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है। ये बिल्कुल बात गलत है, ठीक है। वो कवच से कोई इसको हेल्प नहीं मिलता है, चलेगा तो वो अपने पैरों से ही चलेगा, तो उसको बोला है। और वजन का संतुलित करता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि घोंघे का पाद एक मोटी मांसल संरचना के रूप में होता है जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। घोंघा अपनी इन्हीं पेशीय पाद की सहायता से चलता है, वो कंकाल मदद नहीं करता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब बोला है तिलचट्टा, ठीक है। दूसरा बोला है तिलचट्टा, पक्षी, मछली, सर्प, ये सब बोला है। इनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, इनकी शरीर धारा रेखीय होता है, इनका शरीर कठोर बाह्य कंकाल का ढका होता है, इनका शरीर अनेक वलय में होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मिलाना है। तो देखिए पहला बोला है कि तिलचट्टा, तिलचट्टा जो है ये जो है तिलचट्टा, पक्षी, मछली और ये सर्प। तो सबसे पहले आप जान जाइए कि मछली जो होता है इसका शरीर धारा रेखीय होता है, ये आपको सबको पता है। तो सी का 2 से मिलान कर दीजिए। जब भी मिलान वाला क्वेश्चन आए ना तो जो आपको पता है पहले उसको मिलाइए। तो आप जानते हैं कि सी मछली जो है इसका शरीर धारा रेखीय होता है। अब सी में कहाँ कहाँ दिया है, तो ऑप्शन ए भी है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है ए, बाकी बी और सी नहीं होगा, ठीक है। आगे बोला है कि पक्षी तिलचट्टा, इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। पक्षी, इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। सर्प, इसका शरीर अनेक वलय द्वारा ढका होता है, ये बात बोला है। अब देखिए अब जो दिया है यहाँ पे तिलचट्टा, तिलचट्टा जो दिया है तिलचट्टा, तो तिलचट्टा को देखे होंगे कि उसका जो ऊपरी शरीर जो होता है ना वो थोड़ा सा उसका जो बाह्य कंकाल कहने का मतलब वो कठोर होता है। तो तिलचट्टा का जो सही आंसर होगा ये, इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ए का जो है 3 से मिलान करिएगा, क्योंकि तिलचट्टा जो है उसका जो शरीर होता है कठोर होता है और बाह्य कंकाल जो होता है वो कठोर होता है, इसे ढका होता है, ठीक है। मछली सॉरी मछली तो हो गया। अब पक्षी और सर्प बचा, पक्षी और क्या बचा, सर्प। तो पक्षी जो है पक्षी इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, ये बात सही है। और सर्प जो है इसका शरीर अनेक वलय से यानी कि लूप में मुड़ा होता है। सर्प देखे होंगे ऐसे 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 रहता है, अनेक वलय या लूप में क्या होता है, मुड़ा होता है। तो इसका सही आंसर होगा कि डी का हो जाएगा आपका 4, डी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा, सी का तो 2 है, ये है, ठीक है। बी का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 1 और ए का हो जाएगा 3। तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका सही आंसर, दिया ही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं दिया है सब, ठीक है, उसको व्याख्या भी कर रखा है। चलिए अब आगे चलते हैं, सजीव एवं उनका परिवेश, सजीव एवं उनका परिवेश इसको देखेंगे। पौधे और जीवों में अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब एडेप्शंस क्या होता है, यानी अनुकूलन क्या होता है। तो देखिए पौधे और जीवों में अनुकूलन क्या होता है। पौधे और जीवों के बोला है कि पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाता है, अनुकूलन कहता है। बिल्कुल बात सही है, यानी कि पौधे और जीवों में एक विशिष्ट लक्षण और स्वभाव होता है जो एक विशेष आवास में रहने के अनुकूल बनाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। कोई भी देखिए कोई भी पौधा है तो एक विशेष जगह पर उगता है, ठीक है, एक विशेष परिवेश में होता है, उनका लक्षण एक समान होता है, उनका स्वभाव एक समान होता है। वैसे कोई भी जीव है तो जीव जो है अपने अपने जो है आवास स्थान पर यानी कि आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ही सही है। मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़ी दिन बाद वह सहज होता है, यह अनुकूल का सटीक उदाहरण है, ठीक है। तो बात सही है, कोई व्यक्ति अगर मैदानी क्षेत्र से एकदम ऊंचे पहाड़ी पर जाता है तो उसे तीव्र गति से, तो मैदानी क्षेत्र वहाँ मैदान पे जो मतलब मैदानी क्षेत्र पे रहा तो वहाँ का जो है परिवेश से वो परिचित है, लेकिन जैसे पहाड़ी क्षेत्र पे गया तो उसको दिक्कत होने लगा, लेकिन जब वहाँ पे कुछ दिन रहा तो वो क्या हो जाएगा, उस चीज़ का अनुकूलित हो जाएगा, उस चीज़ का मतलब वहाँ का जो वातावरण है उससे परिचित हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ही सही बात है। तो कौन सही है, तो इसका 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा 1 का, ठीक है। चलिए
आगे बोला है किसी सजीव का परिवेश वह रहता है, किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। ठीक है, परिवेश जिसमें जहाँ रहता है आवास कहलाता है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। जो आवास होते हैं उनमें अलग अलग घटक होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि घटक के संदर्भ में कौन से कथन सही है। तो किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे, जंतु जैव घटक होते हैं। अब देखिए कह रहा है कि इस घटक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो किसी भी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे और जंतु उसके जैव घटक हैं। बिल्कुल सही बात है, जैव घटक होते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक है। अजैव घटक का मतलब क्या होता है? जो निर्जीव हो, सिंपल बात है। जैव घटक का मतलब क्या होता है? जो सजीव हो, जो जिंदा है वो जैव घटक, और जो मरा हुआ है वो अजैव घटक। अब चट्टान जिंदा थोड़ी है, अजैव में आएगा। मिट्टी जिंदा थोड़ी है, तो अजैव में आएगा। तो ये सब अजैव घटक है, ये भी बात सही है। सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से किसी के सम्मिलित नहीं है। अब कह रहा है कि इन दोनों घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं है, तो ये तो गलत बात है। सम्मिलित है भाई। सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो पौधे अपने विकास नहीं कर पाएंगे, उसको भोजन नहीं मिल पाएगा, तो ये गलत है। घटक में कौन सा सही है पूछा है, तो यानी 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ऊँट जो है मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है। ठीक है, ऊँट जो है ज़्यादातर देखे होंगे कि रेगिस्तान में, यानी कि मरुस्थल जगह पर, जहाँ पे मरुस्थल है वहाँ के लिए बहुत ही अनुकूलित होता है। उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि उसके पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। बात सही है। जो ऊँट होते हैं उसके लंबे लंबे पैर होते हैं, और जो रेत है, रेत पर वो चलते हैं तो यहाँ से काफ़ी दूरी पर उसका शरीर हो जाता है, जिससे उसको कम गर्मी होता है। वहीं जो व्यक्ति हैं, हम लोग हैं, अगर चले जाएंगे तो एकदम जल जाएगा, गुड़वा भुरभुटा जाएगा, समझे ना। तो वहीं कह रहा है कि मरुस्थलीय उसके पैर लंबे होते हैं, उसके पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ठीक है, उसमें मूत्रो उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। ये भी बात सही है। जो ऊँट होता है वो, उसमें मूत्र उत्सर्जन की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होता है, तथा उसका जो मल होता है वो बिल्कुल ही शुष्क होता है। उसको पसीना नहीं आता है, उसको पसीना नहीं आता है। ये भी सही है, तीनों सही है। यानी ऊँट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित है, तो तीनों सही है, क्योंकि ऊँट पसीना नहीं आता है। ऊँट जो है मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम मूत्र उत्सर्जन करता है। उसके जो मल होते हैं वो शुष्क होते हैं। उसके पैर लंबे होते हैं जिससे शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ये तीनों के तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा, 1, 2 और 3। आगे लिखा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, ऑक्टोपस और सीक्विड। अब क्या विचार करने के लिए कह रहा है? कह रहा है कि उपयुक्त में से किनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। किनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है? तो हम जानते हैं कि मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। स्क्विड और ऑक्टोपस का जो शरीर होता है वो धारा रेखीय नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का सही आंसर होगा। केवल 2 और 3 धारा रेखीय नहीं होता है पूछा है, और मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। ये मछली को पानी में गति करने में सहायक होता है। धारा रेखीय होता है, गति करने में सहायक होता है। मछली का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। बात सही है। ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये भी बात सही है। साथ ही जल में सुगम गति में सहायक होता है। जो धारा रेखीय होने की वजह से जो जल में है आसानी से वो गति करने में क्या होती हैं? सहायक होती हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर क्या विचार करना है? ऑक्टोपस, डॉल्फिन, व्हेल। उपयुक्त में से किन में श्वसन के लिए गिल नहीं होता है? यानी कौन जो मछली है वो श्वसन के लिए गिल का प्रयोग नहीं करती हैं। गिल यानी फेफड़े, गिल बोलेंगे, मछली जो सांस लेती हैं वो गिल से। चलिए, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। 2 और 3 का मतलब व्हेल और डॉल्फिन, ये जो हैं गिल से सांस नहीं लेते हैं। जैसे कि जल में श्वसन के लिए ऑक्टोपस के शरीर में गिल होते हैं। गिल जो है स्क्विड और मछलियों में होते हैं, स्क्विड और मछलियों में होते हैं। ठीक है, परंतु डॉल्फिन या व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नासा द्वार द्वारा अथवा बात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों
छिद्रों से बाहर निकलते हैं, छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। यानी कि जो व्हेल होता है और डॉल्फिन होता है ये गिल द्वारा सांस नहीं लेते हैं। लोग कहेगा कि व्हेल एक मछली है, डॉल्फिन है मछली है, तो ये गिल द्वारा सांस लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये जंतु जो हैं गिल द्वारा सांस नहीं लेते हैं, इनमें नासा द्वारा होता है, माने नाक से सांस लेते हैं, या फिर वात छिद्र होता है जिसके माध्यम से ये लोग सांस लेते हैं। कौन कौन? व्हेल और डॉल्फिन, व्हेल और डॉल्फिन। चलिए आगे हैं कि नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। बढ़िया सवाल है कि जो नागफनी के पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। हालांकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है अक्सर पौधे के पत्तियों में होता है, लेकिन नागफनी जो होता है उसमें कहाँ होता है। तो नागफनी के जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है तना में होता है। कहाँ होता है? तना में होता है। ठीक है। नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है और मरुस्थलीय पौधे जो हैं वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करती हैं। बात सही है, मरुस्थलीय पौधे जो हैं वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा को निष्कासित करती हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों के रूप ले लेती हैं। इसी पत्ती में होने वाले वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जलहास में कमी आती है। सही बोला है कि नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है और मरुस्थलीय पौधे जो हैं वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा को निष्कासित करते हैं। वाष्पोत्सर्जन से बहुत कम मात्रा में जल वहाँ से निष्कासित होता है मरुस्थलीय पौधों में। ठीक है। और उसमें जो पत्ती होता है या तो अनुपस्थित होता है अथवा बहुत छोटी छोटी होता है, इसलिए वहाँ पे तने के द्वारा जो है नागफनी जो है नागफनी के पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण जो है तना के माध्यम से करते हैं। चलिए आगे हैं। पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। ठीक है। पौधों की पत्तियां जो हैं श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं। तो कह रहा है कि पौधों की जो पत्तियां होती हैं श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। ठीक है। इस प्रक्रिया के अगले चरण में जो पत्तियां हैं निम्नलिखित में से क्या करती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं तथा ऑक्सीजन वायु में निष्कासित करती हैं। ठीक है। ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती हैं। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का उपयोग करती हैं। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वायु में निष्कासित करती हैं। ठीक है। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि जो पौधों की पत्तियां होती हैं श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। यानी कि वायु को अंदर लेने का मतलब हो गया ऑक्सीजन को ग्रहण करना, यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग करती है और अगले चरण में ये कार्बन डाइऑक्साइड को वायु में निष्कासित करती हैं। अगर हम इसका जो व्याख्या है उसको पढ़ेंगे तो कुछ बातें हमें और समझ में आएंगी कि पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। ठीक है। पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान जो होता है पत्तियों द्वारा होता है। इस बात का ख्याल रखिएगा, पूछा हुआ सवाल है। पत्तियां जो हैं सूक्ष्म रंध्रों यानी कि एस्टोमेटा द्वारा वायु को अंदर लेती हैं। उसमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जिसे सूक्ष्म रंध्र कहते हैं और उसके माध्यम से वो वायु को अंदर लेती हैं। कौन? पौधों की जो पत्तियां हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वायु में क्या करती हैं? निष्कासित करती है। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, उसको भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों निरंतर चलती रहती है। याद रखिएगा, पौधे जो हैं केवल दिन में भोजन बना सकते हैं, लेकिन जो श्वसन की क्रिया होती है वो दिन और रात चलते रहता है और जो है वो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। पौधों में श्वसन की क्रिया जो होता है यानी गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो पत्तियों द्वारा होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन की उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। यानी कि भोजन बनाने की प्रक्रिया में जो निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जो ऑक्सीजन की मात्रा निष्कासित होता है, पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। आगे है कि निम्नलिखित में से
किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? किसमें संपन्न होती है? पौधे में, जीव में, बीज में? निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर का क्या करिए, चुनाव करिए। तो किसमें जो है श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है? तो पौधे में भी होता है, जीव में भी होता है, बीज में भी होता है, तीनों में होता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्सर्जन, उद्दीपन की अनुक्रिया और प्रजनन। उपयुक्त में से कौन से सजीव, जंतु और पौधे दोनों के लक्षण के लिए सम्मिलित हैं? तो सजीव, जंतु और पौधे दोनों के लक्षण के लिए सम्मिलित है। तो देखिए, चाहे जंतु हो, पौधा हो, उसमें भी उत्सर्जन होता है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होता है और वो भी प्रजनन करते हैं। यानी कि तीनों जो हैं, तीनों के तीनों जो हैं लक्षण सम्मिलित है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे गति एवं दूरियों का मापन। निम्नलिखित में से एसआई मात्रक कौन सा है? मीटर है, फुट है, ए और बी दोनों हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एसआई मात्रक मीटर होता है, लंबाई का मात्रक जो है मीटर होता है, ये बात सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाहन जो है सरल रेखीय गति पर चलती हैं, ये बात सही है। पंखा आवर्ती गति, झूला वर्तुल गति, सर्कुलेशन। वर्तुल गति मतलब सर्कुलर मोशन। तो झूला सर्कुलेशन थोड़ी चलता है, ऐसे चलता है झूला, ऐसे ऐसे आएगा, सर्कुलर में नहीं चलेगा। तो ये आपका जो सही आंसर होगा, ठीक है। केवल यहाँ पे एक सही है कि वाहन जो है सरल रेखीय पाथ पर, यानी कि सरल रेखीय गति करती है, ये सही आंसर है। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। पूछा हुआ सवाल है, मीट्रिक पद्धति की खोज किसने किया? फ्रांसीसियों ने किया। मीट्रिक पद्धति TRE 3 का ये भी क्वेश्चन है, TRE 3.0 का क्वेश्चन है। पूछा था कि मीट्रिक पद्धति जो है कहाँ से आया है? तो फ्रांस से आया है। मीट्रिक पद्धति कहाँ से आया? फ्रांस से आया है। एक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी सही है। 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होते हैं, ये गलत है। 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीलीटर नहीं होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीलीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, यानी कि 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो ये असत्य पूछा है कि कौन सा असत्य है? तो असत्य आपका 3 है, तो आंसर हो जाएगा आपका केवल 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन। दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपयुक्त में कौन सी घटनाएं आवश्यक है? यानी किस घटना से प्रतिबिंब बनेगा? तो अपवर्तन से नहीं बनता है, विवर्तन से भी नहीं, परावर्तन जरूरी है। परावर्तन जब वस्तु पर पड़ता है तो फिर उसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट होकर उसका जो है प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो दर्पण बनाने के लिए सिंपल बात याद रखिए, दर्पण में प्रतिबिंब बनना प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, व्यक्ति जो है वस्तुओं को देख पाता है जब वस्तु पर प्रकाश पड़े, जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि ये वस्तु है और इस वस्तु पर प्रकाश पड़े और ये वस्तु, ये जो प्रकाश है वो हमारे आंखों तक आए तभी हम इसको देख सकते हैं। अगर इस वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा है और हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पा रहा है तो हम इस वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं। तो एकदम सुटेबल और करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि व्यक्ति वस्तुओं को तभी देख पाएगा जब प्रकाश वस्तु पर पड़ता है और आंखों की तरफ आता है, तभी व्यक्ति जो है वस्तु को देख पाता है। आगे है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। कौन सा इसमें गलत है, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। आगे है कि दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अभी पढ़े ऊपर, परावर्तन से ही प्रतिबिंब बनता है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे करें असत्य का चुनाव करना है। परभासी वस्तुएं प्रकाश से कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देती है। प्रभासी जो होता है वो कुछ जाने देगा, यानी कि कुछ जाने देगा और हल्का माने अस्पष्ट मतलब थोड़ा थोड़ा प्रतिबिंब हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसका जो थोड़ा थोड़ा प्रतिबिंब जो है उसको माने वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। तो पारभासी में ये भी बिल्कुल सही है। पारभासी में कुछ हद तक कुछ भाग को ही जाने देता है अपने से होकर। प्रतिबिंब छायाओं से अधिक भिन्न होते हैं, यही बात सही है कि छाया जो बनता है और प्रतिबिंब बनता है ये
बहुत ही भिन्न होता है, छाया से बहुत ही भिन्न होता है क्या प्रतिबिंब। तो ये तीनों सही है। असत्य बोला है तो ये असत्य है, क्योंकि जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी, माने ये प्रकाश है और इसमें कोई अपारदर्शी वस्तु यहाँ पे आ गया, तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है, नहीं बनती है, उस वस्तु की छाया बनता है, ये नहीं बनती है लिखा है, यही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए लिखा है कि जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो वस्तु की छाया बनती है, नहीं बनती है, ये गलत है, छाया बनती है, अतः अन्य कथन सत्य है और यही गलत है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।